परंपरागत अर्थ किया हमने, जनता के हित में किया गया सरकारी कार्यों का प्रशासन। अब हम बात को आगे बढ़ाएं कि सरकार के 3 अंग होते हैं। सरकार या गवर्नमेंट, मतलब 3 अंग उसके, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। तीनों के अलग अलग काम। विधायिका काम होता है विधि का निर्माण करना, पॉलिसी फॉर्मेशन। कार्यपालिका काम होता है विधि का क्रियान्वयन करना, इम्प्लीमेंटेशन। और न्यायपालिका काम होता है न्याय प्रदान करना, जस्टिस। अर्थ है सरकारी कार्यों का प्रशासन लोक प्रशासन है। और अब हम एक प्रश्न उठा रहे हैं आपके सामने कि सरकार के तो 3 अंग हैं। कौन से 3 आप देख रहे हैं? किस अंग के कार्यों का प्रशासन लोक प्रशासन है? क्या हम लोक प्रशासन में सरकार के तीनों अंगों के कार्यों को शामिल करें या किसी विशिष्ट अंग के कार्यों को शामिल किया जाए? किस अंग के कार्यों का प्रशासन लोक प्रशासन है? क्या केवल कार्यपालिका, केवल विधायिका, केवल न्यायपालिका, कोई पर्टिकुलर अंग का अध्ययन करें या तीनों अंगों के कार्यों का अध्ययन करें? जब 1887 में लोक प्रशासन का एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट के रूप में ओरिजिन हुआ, तब ये एक प्रमुख समस्या हमारे सामने आई कि हम सरकार के किस अंग के कार्यों का अध्ययन करेंगे इस विषय के अंतर्गत। बेसिकली लोक प्रशासन राजनीति शास्त्र से अलग होकर एक स्वतंत्र विषय बना था। राजनीति शास्त्र निर्माण का अध्ययन करता था, लोक प्रशासन राजनीति शास्त्र का पार्ट था, तो मिला जुला सब इसमें था। अब वुडरो विल्सन अमेरिका में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर थे, उनके प्रयास से इसे अलग किया गया था राजनीति विज्ञान से। तो फिर समस्या थी कि अब हम लोक प्रशासन का क्षेत्र क्या रखें, किसमें किस किस बात का अध्ययन करें। जिस बात का अध्ययन राजनीति विज्ञान कर रहा है, अगर हम कहें कि हम भी उसी बात का अध्ययन करें तो विवाद है कि क्यों एक ही चीज़ का अध्ययन 2 अलग अलग सब्जेक्ट के द्वारा किया जाएगा। तो ये डिसाइड करना एक चुनौती था कि लोक प्रशासन के अंतर्गत सरकार के किस अंग के कार्यों का अध्ययन किया जाए। इस समस्या के समाधान के लिए कुछ दृष्टिकोण आए हैं। इसी समस्या को हमने नाम दिया है लोक प्रशासन का क्षेत्र या विस्तार, स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब ध्यान रखें आप कि सरकार के किस अंग के कार्यों को लोक प्रशासन में शामिल किया जाए। इस समस्या के समाधान के लिए कुछ दृष्टिकोणों का प्रतिपादन किया गया। पहला दृष्टिकोण है संकुचित दृष्टिकोण। संकुचित दृष्टिकोण या नैरो अप्रोच कहा जाता है इसे। ये दृष्टिकोण क्या है? संकुचित दृष्टिकोण का कहना है कि हम लोक प्रशासन विषय के अंतर्गत केवल कार्यपालिका शाखा के कार्यों का अध्ययन करें, और कार्यपालिका का काम है क्रियान्वयन करना, तो केवल क्रियान्वयन संबंधी कार्यों का ही अध्ययन किया जाए लोक प्रशासन विषय के अंतर्गत। केवल कार्यपालिका और केवल क्रियान्वयन, केवल इसी का अध्ययन हमें करना है। क्यों ऐसा? क्या फायदा होगा? क्षेत्र का निर्धारण आसान हो जाएगा। नया विषय है, छोटा सा क्षेत्र होगा, केवल कार्यपालिका, केवल क्रियान्वयन, इजीली अध्ययन अध्यापन हो जाएगा। कम क्षेत्र रहेगा, हमें उसमें विशेषज्ञता भी मिल जाएगी।
बार बार पढ़ेंगे पढ़ाएंगे उन चीज़ों को, डेप्थ में जाके पढ़ेंगे पढ़ाएंगे उन चीज़ों को, तो मास्टर हो जाएंगे उनके। भटकाव का डर नहीं रहेगा, बहुत बड़ा क्षेत्र हो जाए, दायरे बहुत व्यापक कर लें तो भटक जाएं यहाँ वहाँ। सर्कल जितना बड़ा हो, सेंटर पॉइंट से ध्यान उतना भटकता है। और प्लस दूसरों से टकराव का भी डर नहीं रहे। अगर कहा जाए कि लोक प्रशासन केवल कार्यपालिका, केवल क्रियान्वयन का अध्ययन करेगा, तो इसका एक ये भी बहुत बड़ा फायदा है कि राजनीति विज्ञान, कानून या और दूसरे विषयों के साथ इसके टकराव की कोई आशंका नहीं रह जाएगी। निर्माण का अध्ययन करता है राजनीति विज्ञान, न्याय का अध्ययन करता है कानून, लोक प्रशासन क्रियान्वयन का अध्ययन कर ले, सबका अपना एक फिक्स दायरा हो, एक दूसरे से बहुत लेना देना नहीं हो, अपना अपना काम करते रहे। इसके विपरीत हम कहें कि नहीं, लोक प्रशासन में हम निर्माण का भी अध्ययन करेंगे, तो राजनीति विज्ञानियों को आपत्ति होगी, जिसका अध्ययन हम कर रहे हैं आप क्यों करेंगे, क्यों आप हमारे क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रहे हैं। हम कहें कि लोक प्रशासन में हम न्याय का भी अध्ययन करेंगे, तो लॉ से जुड़े जो जानकार हैं, कानून के विद्वान, उन्हें आपत्ति हो जाए कि जिसका अध्ययन हम कर रहे हैं आप क्यों उसी का अध्ययन करेंगे। तो बेहतर है कि ऐसी चीज़ पे फोकस करें जिसका विशेषीकृत अध्ययन कोई नहीं कर रहा है, और वो था उस समय कार्यपालिका और क्रियान्वयन। तो संकुचित दृष्टिकोण के विद्वानों ने कहा कि हम कार्यपालिका और क्रियान्वयन का अध्ययन करें। लेकिन थोड़ा सा कठिनाई है इस दृष्टिकोण को अपनाने में कि कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, इन तीनों अंगों के कार्यों को स्पष्ट तौर पे अलग अलग कर पाना संभव नहीं होता है। तीनों अंगों के कार्यों में हम स्पष्ट विभाजक रेखा नहीं खींच सकते। वो किताबी बंटवारा है कि विधायिका निर्माण करेगी, कार्यपालिका क्रियान्वयन करेगी, न्यायपालिका न्याय करेगी। आजकल आप देखें तो निर्माण कार्यपालिका ही करती है, विधायिका तो केवल स्वीकृति देती है। आजकल प्रशासनिक अधिकरण, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स का जमाना है, उसमें कार्यपालिका न्याय भी करती है। उसके साथ साथ देखेंगे आप तो जो कार्यपालिका क्रियान्वयन का काम करती है, उसमें न्यायपालिका की भी आजकल भूमिका हो गई है, जुडिशियल एक्टिविज्म, न्यायिक सक्रियता के माध्यम से। कैसे क्रियान्वयन करो, कब करो, नहीं करो, न्यायपालिका तय करती है। सरकार ने, संसद ने कृषि कानून पास कर दिए, न्यायपालिका कहती नहीं अभी लागू नहीं होंगे। तो मतलब इनके काम एक दूसरे से घुले मिले हैं, हम इनको पूरी तरह से अलग नहीं कर सकते। तो फिर इस दृष्टिकोण को कैसे माने। अगर हम कहें कि केवल कार्यपालिका, तो कार्यपालिका तो तीनों काम कर रही, और हम कहें केवल क्रियान्वयन, तो क्रियान्वयन में न्यायपालिका की भी भूमिका है, और विधायिका भी कंट्रोल करती है, तो उसकी भी भूमिका होती है क्रियान्वयन में। तो फिर इस दृष्टिकोण को व्यावहारिक तौर पे अपना पाना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। दूसरा दृष्टिकोण देखेंगे। दूसरा दृष्टिकोण है पोस्टकॉर्प दृष्टिकोण। सारे आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं ये प्रश्न के लिए। लोक प्रशासन के क्षेत्र का संकुचित दृष्टिकोण क्या है। ए केवल कार्यपालिका का अध्ययन, बी केवल विधायिका का अध्ययन, सी सरकार के तीनों अंगों का अध्ययन, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस तरह से आपसे अब प्रीलिम्स में बस इसी तरह के प्रश्न पूछे जाने। दूसरा दृष्टिकोण था पोस्टकॉर्प दृष्टिकोण। बड़ा महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है, आपको याद रखना है। पोस्टकॉर्प दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया लूथर गुलिक नाम के एक विद्वान हैं। उन्होंने लूथर गुलिक अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे। उन्होंने ये पोस्टकॉर्प दृष्टिकोण दिया। इसमें कहा इन्होंने 7 कार्यों की चर्चा की और कहा कि उन 7 कार्यों का अध्ययन किया जाए लोक प्रशासन विषय के अंतर्गत। कौन से 7 कार्य वो यहाँ लिखे हुए हैं आपके सामने। अंग्रेजी के 7 शब्दों के प्रथम अक्षरों से मिलके बना है पोस्टकॉर्प। P
प्लानिंग या नियोजन करना। ओ ऑर्गेनाइजिंग या संगठन बनाना। सी स्टाफिंग या कार्मिकों की भर्ती करना। डी डायरेक्टिंग या निर्देश देना। सीओ कोऑर्डिनेटिंग या समन्वय करना। आर रिपोर्टिंग या प्रतिवेदन मंगाना। और बी बजटिंग या बजट बनाना। गुलिक ने कहा कि हम प्रशासन के अंतर्गत इन 7 महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, इनका अध्ययन करना है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग, पोस्ट कॉर्प। इन 7 कामों का अध्ययन कर लिया जाए तो इसमें सब काम हमारा हो जाएगा। नियोजन या प्लानिंग, भविष्य में हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, उसकी हमारे पास एक स्ट्रेटजी, एक रणनीति हो पूरी। अब जब ये तय कर लें कि क्या करेंगे, कैसे करेंगे, तो करने के लिए एक संस्था, एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, तो फिर अब संगठन बनाया जाए। उस संगठन में काम करने के लिए लोग चाहिए, तो स्टाफिंग हो, उनकी भर्ती, प्रशिक्षण, ट्रेनिंग, वो सब उसी स्टाफिंग के पार्ट हैं। उन लोगों को बताया जाए किसे क्या करना है, तो मार्गदर्शन की व्यवस्था हो, डायरेक्शन, कि कौन क्या करेगा, कैसे करेगा, इन सारी चीज़ों की स्पष्ट व्यवस्था की जाए। लोगों में आपस में सहयोग, समन्वय, तालमेल हो, जो हम देख रहे हैं कि बिना उसके बेहतर ढंग से उद्देश्य पूरे नहीं हो पाएंगे, तो सहयोग, समन्वय या तालमेल की व्यवस्था हो। जो लोग काम कर रहे हैं टाइम टू टाइम उनके काम के बारे में उन लोगों से रिपोर्ट या प्रतिवेदन मंगाए जाएं, ताकि देखा जा सके कि काम सही तरीके से संपन्न हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो रिपोर्टिंग। और बी बजटिंग, बजट बनाना, तो भाई किसको कितना काम करना है, कितने पैसे में काम करना है, आय व्यय का लेखा जोखा, बजट, तो उसकी व्यवस्था। गुलिक का कहना था कि इन 7 कार्यों का अध्ययन कर लिया जाए लोक प्रशासन विषय के अंतर्गत। पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण याद रखेंगे आप, ये प्रश्न आपसे पूछा जाना है कि पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण का प्रतिपादन किसने किया? लूथर गुलिक। दूसरा प्रश्न कि पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण में पी का मतलब क्या है? ए प्लानिंग, बी पॉपुलेशन, सी प्लेस, डी पर्सन। ओ का मतलब क्या है, आर का मतलब क्या है? तो बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत है ये, लूथर गुलिक ने प्रतिपादन किया है इसका। तीसरा दृष्टिकोण है व्यापक दृष्टिकोण। यह संकुचित दृष्टिकोण का एकदम विपरीत दृष्टिकोण है। व्यापक दृष्टिकोण थोड़ा सा आप बल्कि ये भी जान लीजिए, शायद ये भी आपसे पूछा जा सकता है, सब्जेक्ट मैटर या पाठ्य विषय ज्ञान, 2-4 लाइन में आप 1-2 मिनट में इसको भी जानिए। पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण की कुछ आलोचनाएं की गई हैं। एक सबसे बड़ी आलोचना की गई है, लेविस मेरियम नाम के विद्वान ने आलोचना की है। लेविस मेरियम, उन्होंने कहा है कि लूथर गुलिक ने अपने पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण में पाठ्य विषयक ज्ञान की उपेक्षा की है या सब्जेक्ट मैटर को नजरअंदाज किया है। क्या मतलब है इस बात का?
इस बात का मतलब बताया लेविस मेरियम ने कि लोक प्रशासन का क्षेत्र कैंची के समान दो फलकों वाला औजार होता है। कैंची में जिस तरीके से दो फलकें होती हैं, इन्होंने कहा कि लोक प्रशासन का क्षेत्र भी वैसा ही है। एक फलक है सरकार के किस अंग के कार्य और दूसरी फलक है कौन से कार्य। और लूथर गुलिक ने अपने पोस्टकॉर्ड दृष्टिकोण में ये तो बताया है कि कौन से कार्य राइट, लेकिन ये नहीं बताया है कि किस अंग के कार्य। हम बात कर रहे हैं लोक प्रशासन के क्षेत्र का मतलब कि लोक प्रशासन के अंतर्गत सरकार के किस अंग के कार्यों का अध्ययन किया जाए। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका या तीनों। और लूथर गुलिक अपने पोस्टकॉर्ड दृष्टिकोण में ये बता रहे हैं कि हम लोक प्रशासन के अंतर्गत कौन से कार्यों का अध्ययन करें। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका उसकी बात नहीं कर रहे हो। तो इन्होंने ये तो बताया कि कौन से कार्यों का अध्ययन, लेकिन ये नहीं बताया कि सरकार के किस अंग के कार्यों का अध्ययन। तो ये इस दृष्टिकोण की एक बड़ी कमी मानी गई। कहा गया कि लूथर गुलिक ने सब्जेक्ट मैटर की उपेक्षा की है, पाठ्य विषयक ज्ञान को नजरअंदाज किया है। जिसे हम पाठ्य विषयक दृष्टिकोण या विषय वस्तु दृष्टिकोण भी कहते हैं, जिसमें दोनों चीज़ों पे जोर दिया जाता है कि आप ये भी बताइए कि किस अंग के कार्य और ये भी बताइए कि कौन से कार्य। गुलिक आधी बात कर रहे थे तो उसी आधार पे आलोचना की गई गुलिक की। अब आइए अगले दृष्टिकोण पे, जिसे हम व्यापक दृष्टिकोण कहते हैं। संकुचित दृष्टिकोण का एकदम विपरीत है व्यापक दृष्टिकोण। इसमें कहा गया कि हम सरकार के तीनों अंगों के कार्यों का अध्ययन करेंगे। सरकार के तीनों अंगों के कार्यों का अध्ययन। क्यों? क्योंकि तीनों अंगों के बीच में स्पष्ट विभाजन कर पाना संभव नहीं है। जैसा मैंने पीछे ही बताया आपको कि वास्तविकता ये है कि कार्यपालिका केवल क्रियान्वयन नहीं करती, बल्कि आजकल निर्माण और न्याय में भी उसकी भूमिका होती है। उसी तरह से बाकी अंग भी हैं। हर अंग की भूमिका दूसरे अंग के कामों में देखने को मिलती है। तीनों अंगों के बीच में स्पष्ट विभाजन कर पाना संभव नहीं है। जब तीनों अंगों के बीच में स्पष्ट विभाजन नहीं कर सकते तो संकुचित दृष्टिकोण को कैसे अपनाएंगे? व्यापक मानना पड़ेगा। तो फिर ये व्यापक दृष्टिकोण है। फायदा है कि व्यावहारिक ये सच्चाई तो है यही कि तीनों अंगों के बीच में स्पष्ट विभाजन कर पाना संभव नहीं है। दिक्कतें क्या है कि क्षेत्र बहुत बड़ा हो जाएगा तो क्षेत्र का निर्धारण करना कठिन हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें पढ़ने पढ़ाने के लिए हो जाएंगी तो अब विशेषज्ञता नहीं रह जाएगी। बहुत सारी चीज़ें अध्ययन अध्यापन के लिए तो भटकने का भी डर है कि सेंटर पॉइंट से ध्यान थोड़ा सा हमारा भटके। और प्लस अगर हम निर्माण का, न्याय का अध्ययन करेंगे तो राजनीति विज्ञानियों को भी बुरा लगेगा और कानून वालों को भी बुरा लगेगा कि जिस बात का अध्ययन हम करवाते हैं अब आप भी उसी का करवाओगे, तो फिर हम क्या करेंगे? आप हमारे क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रहे हो तो वो भी इस बात को पसंद नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन सच्चाई ये है कि तीनों अंगों के बीच में स्पष्ट विभाजन कर पाना संभव नहीं है। तो ये दृष्टिकोण इस वास्तविकता पर आधारित है। अगला दृष्टिकोण आया आधुनिक दृष्टिकोण। जैसा नाम ही है कि ये मॉडर्न व्यू है, आधुनिक दृष्टिकोण है। आधुनिक दृष्टिकोण इकोलॉजिकल अप्रोच या पारिस्थितिक दृष्टिकोण पर आधारित है।
तो थोड़ा सा पहले ये जानना होगा हमें कि ये पारिस्थितिक दृष्टिकोण क्या होता है, तब फिर आधुनिक दृष्टिकोण की सोच क्या है तो वो जानेंगे। तो इकोलॉजिकल अप्रोच या पारिस्थितिक दृष्टिकोण का कहना है कि प्रशासन और उसकी जो परिस्थिति या इकोलॉजी है एक दूसरे को प्रभावित करते हैं या एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। तो हमें प्रशासन और परिस्थिति के जो ये पारस्परिक प्रभाव हैं इनका अध्ययन करना होगा, तभी हम प्रशासन को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। जो इकोलॉजिकल अप्रोच या पारिस्थितिक दृष्टिकोण है ये भूगोल विज्ञान हर विषय में आपको देखने को मिलता है। यहाँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी इस अप्रोच को हमने अडॉप्ट किया है। देखिए, आप परिस्थितियाँ बदल जाती हैं तो जीव जंतु बदल जाते हैं, परिस्थितियाँ बदल जाती हैं तो वनस्पति बदल जाती है। यहाँ दृष्टिकोण है प्रशासन में कि परिस्थितियाँ बदल जाती हैं तो प्रशासन का स्वरूप बदल जाता है। जम्मू कश्मीर के जीव जंतु परिस्थिति दूसरी है, बिहार झारखंड के जीव जंतु वनस्पति दूसरी है। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर की सामाजिक आर्थिक राजनीतिक भौगोलिक जलवायु जितनी परिस्थितियां हैं अलग हैं, बिहार झारखंड की अलग हैं। मतलब परिस्थितियां प्रभावित कर रही हैं जीव जंतुओं को वनस्पतियों को। वही चीज प्रशासन के ऊपर है। अमेरिका की परिस्थितियां दूसरी हैं तो प्रशासन का स्वरूप दूसरा, और भारत की परिस्थितियां दूसरी हैं तो प्रशासन का स्वरूप दूसरा। कश्मीर में आतंकवाद की समस्या रही है तो वहां के प्रशासन का स्वरूप दूसरा, बिहार झारखंड में नहीं है उस तरह की समस्या। यहाँ वह नक्सलवाद है कुछ इलाके में तो वहां का प्रशासन उसके अनुरूप ढलेगा। तो जहाँ की जैसी परिस्थिति, जैसा भूगोल, जैसा बिहार में बाढ़ खूब आनी है उसके अकॉर्डिंग हमें सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। कश्मीर में बाढ़ नहीं आनी, वहाँ आतंकी घटनाएं होनी है, उसके अकॉर्डिंग हमें सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। राजस्थान में ना बाढ़ आनी है ना आतंकी घटनाएं, वहाँ सूखा पड़ना है, बारिश नहीं होनी है, या और दूसरी दिक्कतें जो वहाँ की स्थानीय है उसके अकॉर्डिंग हमें प्रशासनिक ढांचा तैयार करना पड़ेगा। लोगों को उसी के अकॉर्डिंग ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, तब जाके काम होगा। तो ये इकोलॉजिकल अप्रोच या पारिस्थितिक दृष्टिकोण है कि जैसी परिस्थितियां उसके अकॉर्डिंग प्रशासन के स्वरूप का निर्धारण होना चाहिए। तो पारिस्थितिक दृष्टिकोण इसी दृष्टिकोण पे आधारित है आधुनिक दृष्टिकोण। और तब फिर आधुनिक दृष्टिकोण का कहना है कि लोक प्रशासन एक नवीन और गतिशील विषय है। सो इसलिए हम इसके क्षेत्र को पहले से डिसाइड नहीं करें, बल्कि इसके क्षेत्र का निर्धारण परिवर्तित परिस्थिति के ऊपर छोड़ दिया जाए। जैसी परिस्थिति हो उसके अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाए कि लोक प्रशासन के अंतर्गत किन किन बातों का अध्ययन करेंगे। पहले से एक फिक्स माइंडसेट नहीं होगा लोक प्रशासन के क्षेत्र के बारे में। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट हम डिसाइड करेंगे कि लोक प्रशासन के अंतर्गत हमें किन किन बातों का अध्ययन करना है और किन का अध्ययन नहीं करना है। जम्मू कश्मीर जाए, हमसे पूछा जाए कि प्रशासन की 5 प्रमुख समस्याएं बताइए या प्रशासन को प्रभावी बनाने के सुझाव दीजिए, तो हमें आतंकवाद की चर्चा करनी होगी। और झारखंड आएंगे तो नक्सलवाद की चर्चा करनी होगी। परिस्थिति अलग अलग है क्यों? तो फिर अध्ययन का विषय भी अलग अलग हो जाएगा, बदल जाएगा।
गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट ही वर्ल्ड बैंक ने दिया 1992 में, उसके बाद ही हमने पढ़ा, उसके पहले हम जानते नहीं थे कि किस चिड़िया का नाम है। 2005 में हमारे देश में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आया, उसके बाद हमने पढ़ना शुरू किया। 1993 में ह्यूमन राइट एक्ट आया, तब उसके बाद, उसके पहले ये चीज़ें क्या है हमें पता ही नहीं थी। पता थी, कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं था, कोई कानून नहीं थे, तो उतना ध्यान नहीं था। अब लेकिन है, तो जब जैसी परिस्थिति उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि हमें लोक प्रशासन के अंतर्गत किन किन बातों का अध्ययन करना है और किन बातों का अध्ययन नहीं करना है। तो ये आधुनिक दृष्टिकोण कहलाता है, जो कि पारिस्थितिक दृष्टिकोण पर आधारित है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि लोक प्रशासन के क्षेत्र में पारिस्थितिक दृष्टिकोण क्या है? प्रशासन और परिस्थिति के पारस्परिक प्रभावों का अध्ययन। आगे बढ़िए, एक वेलफेयर अप्रोच या लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण भी है। जो लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण है, ये भी पारिस्थितिक दृष्टिकोण पर ही आधारित है। ये भी परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन की ही बात करता है। परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन की बात ये दृष्टिकोण भी करता है। बस थोड़ा सा एग्जाम्पल, एक नया, मतलब एक कहें कि एक नया कॉन्सेप्ट जो यहाँ 2 मिनट में आपको ये भी जान लेना है। लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण लिखा है, परिवर्तित परिस्थिति की ही चर्चा करता है। ये भी क्या, अब इसने चर्चा क्या की है? राज्य के 2 रूप होते हैं, एक नियामकी राज्य या रेगुलेटरी स्टेट कहलाता है, दूसरा लोक कल्याणकारी राज्य या वेलफेयर स्टेट कहलाता है। नियामकी राज्य और लोक कल्याणकारी राज्य। जो नियामकी राज्य रेगुलेटरी स्टेट है, ये स्वतंत्रता के पहले प्रचलित हुआ करता था। इसे हम नकारात्मक राज्य भी कहते हैं। ये लेसिज फेयर या अहस्तक्षेप के सिद्धांत पर आधारित होता है। इसमें सरकार बस 3 काम करती है। क्या 3 काम? वो यहाँ स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। एक रेवेन्यू कलेक्शन या राजस्व संग्रह, दूसरा कानून व्यवस्था की स्थापना या न्याय प्रशासन, कानून व्यवस्था की स्थापना या लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन, और तीसरा न्याय प्रशासन, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन। स्वतंत्रता के पहले यही प्रचलित था हमारे देश में। देखिए, अंग्रेज बस यही 3 काम करते थे मुख्यतः हमारे यहाँ। जनता से खून चूस के राजस्व वसूलना, दंगे फसाद चोरी डकैती ना हो उसकी व्यवस्था कर देना, और लोगों के आपसी विवादों का निपटारा करना। तो ये नियामकी राज कहलाता था। जबकि जो लोक कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है, ये स्वतंत्रता के बाद आया अस्तित्व में। इसमें सरकार अब नकारात्मक की जगह सकारात्मक काम करने लगी, तो इसे हम सकारात्मक राज्य कहते हैं। ये आपके हमारे जीवन में हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा करता है, हस्तक्षेप के सिद्धांत पे आधारित होता है। यहाँ अब सरकार का उद्देश्य हो जाता है जनता के समावेशी विकास को सुनिश्चित करना, मतलब सबका विकास करना और सभी क्षेत्रों में विकास करना। अब सरकार हमारे शिक्षा की भी चिंता करती है, स्वास्थ्य की भी चिंता करती है, रोजगार की भी चिंता करती है, कृषि, उद्योग, SC, ST, महिलाएं, बच्चे, मतलब समाज के जितने वर्ग हैं उन सबका कल्याण और विकास, और सभी क्षेत्रों में कल्याण और विकास, शिक्षा भी, स्वास्थ्य भी, रोजगार भी, बाकी। तो इसे कहते हैं हम वेलफेयर स्टेट या लोक कल्याणकारी राज्य। स्वतंत्रता के बाद हमने इसको अपनाया।
नियामकी राज्य में सरकार खुद विकास नहीं करती थी, विकास के मार्ग में जो रुकावटें आ सकती हैं उन्हें दूर कर देती थी, मतलब नकारात्मक काम थे ज़्यादा। सकारात्मक में अब खुद आगे बढ़ के विकास करती है तो भाई अब सकारात्मक है। जब काम करेगी, विकास करेगी तो आपके हमारे जीवन में हस्तक्षेप भी बढ़ेगा उसका, तो हस्तक्षेप का सिद्धांत है। और वहाँ अब कोई हस्तक्षेप ही नहीं है, बस केवल 3 काम करने, राजस्व, कानून, न्याय, तो फिर आपके हमारे जीवन में सरकार का हस्तक्षेप कम हो। तो यहाँ बस ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि ये भी है तो देखिए वही इकोलॉजिकल अप्रोच। लोक प्रशासन का अर्थ हमने किया है सरकारी कार्यों का प्रशासन, लोक प्रशासन है। अगर परंपरागत अर्थ की बात करें तो नियामकी राज्य में आपके सामने है कि सरकार के कार्य कम थे, मतलब लोक प्रशासन का क्षेत्र सीमित था। और लोक कल्याणकारी राज्य में सरकार के काम बढ़ गए, मतलब लोक प्रशासन के क्षेत्र में भी वृद्धि हो गई। तो यहां भी देखिए हो गया वही इकोलॉजिकल अप्रोच या पारिस्थितिक दृष्टिकोण कि जैसी परिस्थितियां उसके अकॉर्डिंग लोक प्रशासन के क्षेत्र का निर्धारण, परिस्थिति बदलेगी तो प्रशासन के क्षेत्र में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो ये लोक प्रशासन के क्षेत्र से जुड़े हुए विभिन्न दृष्टिकोण हैं। संकुचित दृष्टिकोण जिसमें केवल कार्यपालिका और केवल क्रियान्वयन का अध्ययन, पोस्ट कॉर्ब दृष्टिकोण जिसका प्रतिपादन किया लूथर गुलिक ने, 7 कार्यों का अध्ययन, व्यापक दृष्टिकोण जिसमें सरकार के तीनों अंगों के कार्यों का अध्ययन, आधुनिक और लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण दोनों पारिस्थितिक दृष्टिकोण पर आधारित जो परिस्थिति परिवर्तन के अनुसार लोक प्रशासन के क्षेत्र के निर्धारण की बात करते हैं। तो ये टॉपिक है लोक प्रशासन का क्षेत्र। अगला टॉपिक देखिए। अगला टॉपिक है लोक प्रशासन की प्रकृति, नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये क्या है टॉपिक, थोड़ा सा फिर जुड़ा पीछे से ही है, वहीं से शुरू करें। लोक प्रशासन की प्रकृति, तो अगेन देखिए लोक प्रशासन का परंपरागत अर्थ किया है हमने जनता के हित में किया गया सरकारी कार्यों का प्रशासन, जनता के हित में किया गया सरकारी कार्यों का प्रशासन। ये परंपरागत अर्थ है लोक प्रशासन का। हमने बात को आगे बढ़ाया कि सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, और तीनों के अलग अलग काम। और संकुचित दृष्टिकोण के अनुसार हम देख रहे हैं कि लोक प्रशासन में केवल कार्यपालिका शाखा के कार्यों का ही अध्ययन किया जाएगा। बात को आगे बढ़ा रहे हैं हम। कार्यपालिका 2 तरह की होती है, एक राजनीतिक कार्यपालिका और दूसरी प्रशासनिक कार्यपालिका, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव या परमानेंट एग्जीक्यूटिव। राजनीतिक कार्यपालिका मतलब मंत्री, प्रशासनिक कार्यपालिका मतलब सचिव। जो मंत्री हैं राजनीतिक कार्यपालिका है बहुमत के आधार पर निर्वाचित होती है, जबकि जो प्रशासनिक कार्यपालिका है वो योग्यता के आधार पर नियुक्त होती है। चाहे राजनीतिक कार्यपालिका हो या प्रशासनिक कार्यपालिका, उनका एक पद सोपानिक क्रम होता है। यहां देखिए आप, ये दिख रहा है स्क्रीन पे आपको, पद सोपानिक क्रम। पद सोपान